अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉस्ट में मैंने बता दिया था FR 1 में जो अब लोग बैठे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरी क्लास की शुरुआत होती है दुरूद शरीफ से। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सिलेबस तो बाद में, अभी आपके किसी खास काम नहीं आएगा सिलेबस बताना। अभी इतना काफी है कि पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, 50 मार्क्स ईच। और इसमें अच्छा, ये कोई कंफर्म बात नहीं है जो बता रहा हूं, बस एक प्रैक्टिस है अभी की कि तकरीबन 10 MCQs होते हैं। अब वो 10 MCQs हों या 10 नंबर के MCQs हों, 10 ये मैंने रफ आइडिया बताया। फिर इसके अलावा तकरीबन कोई 5-6 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस आप समझ लें कि तकरीबन कोई 5 से 10 मार्क्स ईच। और सेक्शन बी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 15 से 20 मार्क्स। ये होता है FR 1 में। जो भी लोग कॉस्ट में बैठे हुए थे, बस इसका फर्क है, कॉस्ट में MCQs नहीं होते, बाकी उसका भी पैटर्न ऐसे ही है। सिलेबस को ग्रिड्स में बांटा हुआ है, वो अभी नहीं, वो फिर आप लोगों का पहले PRC का रिजल्ट आले, पहले कंफर्म हो ले कि कौन कौन रुक रहा है, कौन जा रहा है, तो फिर बांटूंगा अगले वीक में। अच्छा, जो लोग कल थे, मैंने बस सलाम दुआ की थी, और जो लोग कल नहीं थे, बस काम की बात रिपीट कर देता हूं कि मैंने ना आपको सारा का सारा FR 1 लेक्चर नोट्स में ही पढ़ाना है, और प्रैक्टिस के लिए पैकेज बुक, और बेशक अभी को 4-5 दिन बाद ही बुक इस्तेमाल होगी, लेकिन ले लें। जिन्होंने PRC का वेट करना है, चलो रिजल्ट के बाद ले लें, लेकिन चाहिए पैकेज बुक। और ये भी मैंने कहा था कि मैं आपको FR 1 से पहले 4 क्लासेस, तकरीबन 3 भी हो सकती हैं, अगर आप सारे काबिल बच्चे हुए तो 3 में भी समेट दूंगा। बेसिक डेबिट क्रेडिट, जर्नल, टी अकाउंट, CD बैलेंस, ट्रायल बैलेंस शीट, फिर आगे BD बैलेंस। तो ये मैं एक रिकैप दूंगा। अगर आप चीते चीतियां भी है ना, मतलब चीते किस्म के आप डेबिट क्रेडिट वाले बच्चे हैं, तो फिर भी ना इन 3 क्लासेस को सुन लेना, हो सकता है कुछ नया पता चल जाए, हो सकता है। तो बेसिक अकाउंटिंग का हम रिकैप लेते हैं। अच्छा, इससे पहले ये मैं शुरू करूं, आप बता दें इससे रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वैसे कोई और मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछें, फिर मैं शुरू करूं। जी हाँ, सवाल खत्म हो गया? सवाल के निशान नजर नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो। हाँ, नहीं सेम तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट ही है। क्यों? मतलब पूछना क्या चाह रहे हो कि दोनों पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, ये पूछना चाह रहे हैं? जो लेक्चर नोट्स लिखवा रहा हूं ना, वो पढ़ने हैं, उनको अच्छी, यानी मैं आपको ये सोच के FR 1 पढ़ा रहा हूं, सिवाय कुछ चीजों के। एक फ्रेमवर्क है, चैप्टर है, फिर इसके अलावा कैश फ्लो का फॉर्मेट एक दूंगा, फिर इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो दूंगा, रेशोज भी नोट की शक्ल में दूंगा। उसके अलावा मैं आपको सब कुछ लेक्चर नोट्स में ही बता रहा हूं, तो मैं रिक्वायर नहीं कर रहा कि आप लाजमी बुक से भी कुछ पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा होगा कि अगर आप बुक रीडिंग भी कर लें, और ICAP की बुक रीड कर लें, ठीक है ना, करें पैक की बुक रीड, ICAP वाली कर लें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहरहाल पैक की बुक ही है। मैंने अपने पास पेपर्स के क्वेश्चन ही मेनली डाले हुए हैं, और कुछ अपने बनाए हुए सवाल भी डाले हैं। आदब की बुक मैंने नहीं लिखी हुई है, लेकिन मेरे मटेरियल उसमें हुआ हुआ इस्तेमाल, इसलिए मैं पैक की बुक ही कह रहा हूँ। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना हो, कोई हालचाल के अलावा और कुछ चीज पूछना चाहे, कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड सवाल, कोई कोर्स कब खत्म होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस? हाँ, नवंबर से कहा था मैंने, कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, नवंबर से इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। बिजनेस की जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है। और ये प्रॉफिट एक्टिविटीज करके कमा रहा होगा। और बिजनेस क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा होगा? बिजनेस या तो गुड्स बेचा करता है, या फिर बिजनेस सर्विसेज बेचता है। गुड्स भी बेचता है तो आगे फिर 2 बातें हैं, या तो वो गुड्स खरीद के बेचता है, या फिर गुड्स बनाकर बेचता है। बिजनेस का कोई ओनर भी होगा, और ओनरशिप के हवाले से
अच्छा, लेक्चर नोट्स नोट करने हैं जरूर, फालतू बात भी लगेगी, फिर भी नोट करने की आदत रखिए। चलिए, इतना अगर लिखना है तो लिखें, फिर मैं आगे बताता हूं। ओनरशिप के हवाले से बिजनेस, ये आपने पढ़ा होगा उसमें, इंट्रो टू बिजनेस में शायद, ओनरशिप के हवाले से बिजनेस होते हैं सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर भी को कहते हैं, और पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर में कितने ओनर्स? एक। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा। कंपनी में है कंपनी खुद ही क्या नहीं, खुद तो एंटिटी होती है, लेकिन ओनर कितने होते हैं? वैसे तो एक भी हो सकता है, लेकिन खैर बच्चों को बताने के लिए एक ओनर, एक से ज्यादा ओनर्स, बहुत सारे ओनर्स। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग हैं, और हम अकाउंटेंट किसके हैं? बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। ठीक है। बिजनेस की परफॉर्मेंस, कि बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया, इसके लिए अकाउंटेंट साहब जी को रिपोर्ट बना के देगा, उनको बताएगा बिजनेस ने क्या किया है। तो जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स को अगर उनकी रिपोर्ट बतानी है तो हर 5 मिनट बाद बता रहे होंगे। हो सकता है बच्चा ही ऐसा हो कि हर 5 मिनट बाद हरकतें बतानी पड़ रही हो, वरना नॉर्मली कोई पीरियड तय हुआ होगा, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और जिस निजाम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो साल साल हुआ करता है। इसी तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस भी जब अकाउंटेंट ने साहब जी को बतानी है तो वो साल के एंड पे बताता है। क्या कहते हैं उस साल को? कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग में हम जहां भी कहीं ईयर बता रहे होंगे तो वो कैलेंडर ईयर नहीं होता, वो अकाउंटिंग ईयर होता है, और ये जनवरी से दिसंबर ही होता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है। FR 1 में हम जब भी ईयर की बात कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग ईयर हो रही है। अच्छा, अकाउंटेंट ने अगर साल बाद बिजनेस की रिपोर्ट बतानी है तो पूरे साल तक वो सारी ट्रांजैक्शन जुबानी याद करेगा, लिखेगा ना कहीं। अब जब वो लिखेगा तो वो ऐसे मिसाल के तौर पे अगर अच्छा, आपने चूंकि सब पढ़ा हुआ है इसलिए मैं जंप करके आगे पीछे यूज कर सकता हूं चीजें। मिसाल के तौर पे अगर एक एंट्री है डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये क्या ट्रांजैक्शन हुई है? क्रेडिट सेल हुई है। और चले हम कह देते हैं 15 अप्रैल 23, तो ये क्या हुआ? 15 तारीख को सेल हुई है, और ले साथ हम ये भी कह देते हैं 12,000 रुपए की हुई है। तो अकाउंटेंट ये भी कर सकता था कि मकसद तो ट्रांजैक्शन को लिखना था, तो वो फिर लिखता कि ऑन 15 अप्रैल 2023 कस्टमर केम इनटू आवर शॉप, ही आस्क्ड फॉर फलानी प्रोडक्ट, वी नेगोशिएटेड वेरी वेल बट ही वाज वेरी शार्प, ही नेगोशिएटेड फॉर अ लोअर प्राइस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड अ सेल्स ऑफ 12,000 रुपीस। ये भी लिख सकता था। टाइम लगेगा, तो उसको ऐसा गुण सिखाएं कि वो ट्रांजैक्शंस कम टाइम में कम जगह लिख ले। तो ये लिखने का जो गुण है ये अकाउंटिंग की जबान है, यानी अकाउंटिंग वो लैंग्वेज है जिसका मकसद ये है कि रिकॉर्डिंग हो सके, और भी काफी कुछ है, लेकिन मकसद आपको भी डेफिनेशन रटवाना नहीं है। मकसद सिर्फ ये बताना है कि ये कोई बोले जाने वाली जबान नहीं है। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है किस लिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांजैक्शन जो रुपए पैसे में तोली जाती है, तो फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यूज हैं जिनकी, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, और आगे भी है समराइज, क्लासिफाई, वो करने के लिए जबान इस्तेमाल होती है, ये होती है अकाउंटिंग। अच्छा, अब इतनी लंबी बात थी कि 15 तारीख को 12,000 रुपए की गुड्स उधार पे बेची हैं, लेकिन ये सारी बात समेट ली 2 वर्ड्स यूज करके। क्या कहते हैं इन वर्ड्स को? नहीं, ये तो पूरी एंट्री है, ये वर्ड्स क्या है? ये डेटर क्या है? सेल्स क्या है? अकाउंट है। ये अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है। तो अकाउंटिंग जबान है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बजाहिर ये अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, लेकिन ये है अकाउंट्स, और इस चीज को एंट्री कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना किसी तरीके से जिन वर्ड्स को यूज करते हुए, क्या है वो वर्ड्स? अकाउंट। जितने भी दुनिया में बिजनेसेस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जितने भी अकाउंट्स, उनको अगर कुछ ग्रुप्स में बांटा जाए, तो वो बंटते हैं कितने ग्रुप्स में? अच्छा, 6। कौन कौन से भाई? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंसेस, इनकम्स, और बस कोई ड्राइंग्स नहीं होती।
ड्राइंग्स कोई ग्रुप नहीं होता। आप तब नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो आपके टीचर्स ने ना आपको तब समझाने के लिए बोल दिया होगा ड्राइंग्स कोई ग्रुप नहीं होता। ये तो प्रैंक हो गया आपके साथ। हाँ, तो वो ना इक्विटी ग्रुप में आता है, ड्राइंग्स इटसेल्फ कोई ग्रुप नहीं होता। तो ये 5 ग्रुप्स होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है उनमें जो कुछ भी ये अंग्रेजी में डेबिट क्रेडिट लिखना है ये अकाउंट्स हैं, और जितने भी अकाउंट्स हैं वो 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई होते हैं। अच्छा, जब एक पॉपुलेशन को किसी ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करना है तो उनमें कुछ कॉमन बातें होंगी ना। जैसे इस कॉलेज में इस वक्त अगर मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं अभी इस वक्त स्टूडेंट्स, ये कौन बैठे हुए हैं? FAR1। तो सब्जेक्ट की बेस पे क्लास बन गई, टैक्स कहीं और होगा, लॉ कहीं और होगा, तो हैं वही स्टूडेंट्स लेकिन बांटा हुआ है सब्जेक्ट की बेस पे। इसी तरह से अब कॉमन बात होगी ना, सब्जेक्ट कॉमन था। इसी तरह से अभी ये जो चलो ये 150 लोग बैठे हैं, इनमें अगर जेंडर की बेस पे बांटना हो तो जनरली 2 ही होंगे ना, है ना, दो होंगे। तो अब वो जो 2 कैटेगरीज बनी वो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनी। इसी तरह से अगर इन्हीं 150 लोगों में से सिटीज, शहरों की बेस पे बांटना हो तो ज्यादा होंगी, लेकिन उनमें भी कुछ कॉमन है ना, रहने की जगह कॉमन है। तो जब हमने किसी भी पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में बांटना होता है तो कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स हैं वो इन 5 ग्रुप्स में बढ़ते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं क्या क्या, डेफिनेशन नहीं बता रहा एग्जैक्टली, सिर्फ समझाने के लिए 2-4 अंग्रेजी के वर्ड्स लिख दूंगा। एसेट्स क्या होते हैं? वो तमाम अकाउंट्स जिनमें कॉमन खासियत क्या होते हैं एसेट्स? जो बिजनेस ओन करता है। अच्छा, और प्रॉफिट, जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। तो वो जो अगले साल हम जो चीजें बेचेंगे वो हमारा एसेट है, तो फ्यूचर बेनिफिट है, उस साल का नहीं है। बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं अभी, और उनसे बिजनेस कल को बेनिफिट्स लेगा, उनको इस्तेमाल करेगा, तो एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट की क्लास में ना वो अभी इन्होंने सेटिंग्स की थी, तो ये ठीक है, व्यू उस पे स्क्रीन पे सही है, पढ़ा जा रहा है इस पे भी और इस बड़ी वाली स्क्रीन पे भी? जी बेटे, पीछे सब ठीक है स्क्रीन? तो एसेट्स जो है ना बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, और वैसे तो होते हैं ये कंट्रोल्ड, लेकिन आप नन्हे मुन्ने से हैं तो आपके लिए ना चल जाएगा, आप कंट्रोल की बजाय ओन्ड समझ लें, वरना असल में ओन्ड नहीं है, असल में कंट्रोल है। लेकिन इसका ओनरशिप से क्या फर्क है, ये FAR1 लेवल पे नहीं है, ये FAR2 की बात है। तो आपके लेवल पे ओन्ड भी चलेगा। और ये जनरेट करेंगे फ्यूचर। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूं, ये मैंने कोई रट्टे के लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी है, बस मोटी मोटी सी बातें बतानी थी। तो अगर कोई चीता जैसे इंट्रो में रट्टे लगाए हुए थे तो वो मेरी गलतियां ना निकाले, मैंने अभी रफ आइडिया लिखा है यहां पर। तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करते हैं। ऐसी याद दहानी के लिए अगर कुछ एग्जांपल्स बताना चाहें मुझे एसेट्स की, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री। अच्छा, ये नाम भी देखते जाते हैं ना, ये लैंड, बिल्डिंग, ये तो नाम से पता चल रहा है क्या होती है। प्लांट, ये जो एम्प्लॉइज को खाना देने के लिए जो पौधे लगाए हुए हैं, टमाटर के, प्याज के हैं, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ना, तो जिन मशीनों के ऊपर चीजें बननी होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी जो सेट होते हैं पूरे उनके, तो उनको ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी कहते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर जो आम जबान में फर्नीचर है। इन्वेंट्री, और इसके लिए स्टॉक का वर्ड भी यूज होता है। ये क्या है? जो बिजनेस के पास हैं कल को बेचने के लिए, स्टोर में पड़े हुए हैं। अच्छा, और क्या नाम बोल रहे थे? रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, कैश बैंक। अच्छा, ये क्या चीज है जी? जो बिजनेस के पास करेंसी नोट की शक्ल में है, जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, रिसीवेबल्स को भी ना मैं डेटर्स अलग कह देता हूं, और उसके अलावा कोई भी वर्ड साथ रिसीवेबल लग जाए, रेंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल, तो वो एसेट होता है। और कोई अपना हिस्सा डालना चाहे हैं? सप्लाईज, नहीं वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी बात, स्टॉक समझ लें बस जी। व्हीकल्स, ये क्या बोला है भाई? ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, इक्विपमेंट है, ये जनरेटर्स, AC, ये सब इसमें आ जाएंगे। कंप्यूटर हैं। अच्छा, और कुछ? प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ जी। एक्रूड इनकम, वैसे तो ये भी काफी है, लेकिन चलें अब क्या ही दिया है तो लिख देते हैं एक्रूड इनकम, चल काफी है। प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट नहीं, तो एसेट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगला वर्ड क्या है? तो एसेट ही है ना, तो वो भी एसेट ग्रुप में है।
एक्यूमुलेटेड डेप्ट नाम सुना सुना सा है, तो ये भी एसेट, ये भी एसेट ही है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गई, ये भी एसेट ग्रुप के ही अकाउंट हैं। अच्छा, लिस्ट किस चीज की है? ये नाम अकाउंट्स हैं जो एसेट्स ग्रुप में फॉल करते हैं। इन सब में कॉमन बात यह है कि बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और इनसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइबिलिटीज, ये क्या बोला है भाई? पेबल तो मिसाल हो गई ना, ऑब्लिगेशन है। तो लाइबिलिटीज होती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, यानी इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। मिसालें, इनमें कौन कौन से ज्यादातर अकाउंट्स याद हैं आपको? लोन है, क्रेडिटर्स, ये कौन लोग होते हैं? जिनसे उधार पे चीजें खरीदी थी, पैसे देने हैं, और कोई भी वर्ड के साथ पेएबल लग जाए, एक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड भी कह सकते हैं, एडवांस भी कह सकते हैं, एडवांस इनकम। अच्छा, जिनको नाम भूल गए हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस इनकम, तो मैंने इसका रिकैप देना है आगे चल के, कोई महीने डेढ़ महीने बाद, ये प्री पेमेंट्स वाला। तो अगर भूल गए हैं तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन चले खैर है, ये करा दूंगा मेरे भाई से। और कुछ वो चले पेएबल काफी है। इक्विटी, ये क्या होता है? कैपिटल तो एक मिसाल है, इक्विटी क्या है? बिजनेस में ओनर का जितना स्टेक है। अच्छा, और सही है। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। तो ओनर का बिजनेस पे हक, और बिजनेस पे हक मतलब बिजनेस के एसेट्स पे हक, लेकिन ओनर से पहला हक होता है लायबिलिटीज का। तो इसलिए इक्विटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि बिजनेस के सारे एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज का हक दे दिया जाए तो जो बाकी बचेगा वो इक्विटी है। ऐसे डिफाइन किया जाता है इसको, लेकिन ऐसे अपने अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो इसको मैं कहूंगा कि ओनर का हक। क्या जी? आप कहना चाह रहे हैं तो कह लें, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कह लें, इंटरनल लायबिलिटी कह लें। वो भी किसी बंदे ने लिखी होगी ना, है? उसका अपना ख्याल होगा ना उस शख्स का। स्टैंडर्ड में तो इतना नहीं कहा होगा ना, तो होगा उसका ख्याल। मैं किताब लिख दूंगा, अपना ख्याल उस किताब पे लिख दूंगा। चले क्या लिखें, इंटरनल लायबिलिटी कह लें। कोई मिसाल इसमें मौजूद अकाउंट्स की? कैपिटल, कैपिटल और ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं है सच, वो कोई अकाउंट नहीं है नेट प्रॉफिट। अगर फिर भी जबरदस्ती अकाउंट कहना ही है तो प्रॉफिट और लॉस कह लेते हैं। नेट प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं है। अदरवाइज ये भी अवॉइड हो सकता है, कैपिटल काफी है, लेकिन चलें ऐसी दिल में आपके शुभ को शुबात आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया मैंने। इनकम क्या होती है? सेल्स तो मिसाल है। बिजनेस की अर्निंग, बिजनेस जिस मकसद के लिए पैदा हुआ है उसकी अर्निंग्स, तो बिजनेस की जो अर्निंग्स है वो इनकम है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है इसकी। जब आप बिल्कुल तकरीबन FR1 के एंड पे पहुंचे होंगे ना, तो एक चैप्टर बताऊंगा, उसमें आपने कुछ चीजें रट्टे लगाने होंगे, तब इनकी डेफिनेशंस रट लेना। अभी मैं रट्टे वाली फिगर्स, रट्टे वाले वर्ड नहीं बता रहा, मैं अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो इनकम होती है बिजनेस की अर्निंग्स, और इसके लिए भी कोई अकाउंट्स याद हो तो? हाँ जी, सेल्स। सेल्स का अकाउंट किस लिए इस्तेमाल होता है? सेल्स को पुराना फर्नीचर बेच दिया तो सेल्स है। जो बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है ना, उसको बेचने के लिए वर्ड सेल्स इस्तेमाल होता है। अच्छा, सेल रिटर्न्स भी इनकम है, या गलत लिख दिया मैंने? यहाँ गलत लिख दी, यानी मुझे अकाउंटिंग नहीं आती, गलत कर दिया मैंने। सेल रिटर्न्स नहीं है इनकम, परचेज रिटर्न है इनकम। सेल रिटर्न एक्सपेंस है,
बस इसी वजह से मैंने फैसला किया होता है क्योंकि 3-4 दिन लगा लो तो सेल रिटर्न्स इनकम ही है। अच्छा जी, और कोई और कुछ है जी? हाँ, कोई एसेट बेचा है तो उस पर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कह लें जी। अच्छा, नहीं सेल रिटर्न पे ईमान नहीं आ रहा, नहीं है इनकम ये। चले, जिनको थोड़ा सा भी शक है तो मैं ना ये नाम शाम सारे बता लूं, तो अब ऑनवर्ड ये करूंगा कि काफी सारी ट्रांजेक्शन जिसमें बहुत कुछ रिवाइज हो जाए, उन ट्रांजेक्शन की एंट्रीज, एंट्री से आगे पोस्टिंग, फिर ट्रायल, ये सब जब गुजारूंगा ना तो उसमें फिर इसका जवाब दे दूंगा कि इनकम क्यों है ये। और कोई नाम? रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और कोई भी बस डैश कोई इनकम हो सकती है, कुछ भी अदर इनकम कह देता हूं मैं। ये इनकम्स होती हैं बिजनेस की, और सेल रिटर्न्स इनकम ग्रुप ही है। अगर आपने इंट्रो में इसको एक्सपेंस याद किया हुआ है तो गलत है, ये इनकम है, सेल रिटर्न्स इनकम ग्रुप है। चले यहां तक ही नोट करें, मिटाना है मैंने। और एक्सपेंसेस, इसकी तो खैर बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ 7-8 नाम लिख लेंगे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चा, बिजनेस के खर्चे, स्पेंडिंग्स कह लेते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा, किताब से लाइन निकाल के ये ना कहना सर को तो बताइए, मैं एमी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने अल्फाज में लिख रहा हूं, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। बिजनेस ऑपरेशंस में जो खर्चे हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस हैं, और इनकी अगर कुछ मिसालें याद हों तो परचेजेस, और परचेजेस का अकाउंट किस लिए इस्तेमाल होता है? परचेज तो वर्ड खरीदना होता है, लेकिन अकाउंट परचेजेस क्रेडिट की बात नहीं है। अभी पहले भी किसी ने कहा था सेल्स क्रेडिट, ये ऐसा कुछ याद किया हुआ क्रेडिट के लिए से? नहीं नहीं, परचेजेस का वर्ड किस लिए? अकाउंट परचेजेस, गुड्स की परचेजेस। सेल्स, देखें वर्ड सेल तो इंग्लिश का वर्ड है बेचना, लेकिन सेल्स का टिपिकली जो नाम इस्तेमाल होता है, ये गुड्स बेचने के लिए अकाउंट रखा हुआ है। परचेज खरीदना, कुछ भी खरीदना, लेकिन परचेजेस का जो वर्ड अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये गुड्स की परचेजेस है। गुड्स क्या? जो बिजनेस का प्रोडक्ट है उसको गुड्स कहते हैं। और परचेज रिटर्न्स, अच्छा फिर ये भी कुछ बच्चों को लगता होगा कि इनकम है ना, है ना? परचेज रिटर्न्स इनकम नहीं है, एक्सपेंस है। और कोई नाम है जी? अच्छा अच्छा, मैंने कहा पूछ रहे कुछ, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन पढ़ी हुई है इंट्रो में या कोई चॉइस में छोड़ दी थी? पढ़ी है ना? हाँ, तो आपने अगर इसको छोड़ भी दिया हो, FAR 1 में भी आपको नहीं छोड़ेगी, डेप्रिसिएशन नहीं छोड़ेगी आपको। बल्कि आप रफली ये समझ लें कि FAR 1 के सबसे ज्यादा लेक्चर्स इसमें लगेंगे। बैड डेट्स बहुत सारे हैं, बताते जाएं। रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो जाएंगी, सैलरीज और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, चलें काफी हैं, काफी हैं, बहुत हैं। तो ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, ये जितने भी मैंने पांचों ग्रुप्स के अंदर मिसालें लिखी हैं, ये नाम क्या हैं? ये अकाउंट्स हैं, और अकाउंट इस्तेमाल होते हैं ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग जबान के रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग के आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन रिकॉर्ड करना पहला स्टेप है। और जिस तरीके से रिकॉर्ड करना है आप ये पढ़ चुके हुए हैं। रिकॉर्ड करने का तरीका यह है कि एक ट्रांजैक्शन से कम से कम 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई होंगे, जिनमें से एक को डेबिट कहेंगे और एक को क्रेडिट कहेंगे। तो क्रेडिट का मतलब हो गया उधार, तो डेबिट का मतलब है जी? क्या होगा? क्रेडिट उधार हो गया तो डेबिट बाहर है। हाँ, ये डेबिट क्रेडिट है ना, ये वो क्रेडिट उधार वाला नहीं है, ये ऐसे किसी और जबान के लफ्ज थे, तो हमें उसकी साइंस में नहीं जाना कि क्या हुआ उनके साथ। बहरहाल ये डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट उधार वाला नहीं है। तो एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कहना होता है, तो उसके लिए ये रूल्स भी आपने याद किए होंगे।
कि जिस ट्रांजैक्शन में कोई अकाउंट एसेट ग्रुप या एक्सपेंस ग्रुप से रिलेट कर रहा है, तो देखेंगे कि उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में, ठीक है, ऐसे ही उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ऐसे ही है। और इक्विटी, लायबिलिटीज और इनकम, ठीक है, या और भी इसमें कोई ग्रुप आएगा? ड्राइंग्स आएगा? ड्राइंग्स कोई ग्रुप नहीं है, ये है बस। तो कल वाली एंट्री जो मैंने यहां बोर्ड पे की थी, उसमें ड्राइंग्स डेबिट क्यों की थी? कल ड्राइंग्स की थी ना डेबिट मैंने, क्यों की थी? क्योंकि ओनर का बिजनेस पे हक इक्विटी है, और जब वो उस हक में से कुछ निकाल लेता है तो उसका बिजनेस पे हक कम हो गया, तो हक कम हुआ तो इसलिए डेबिट, इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। इन अकाउंट्स के नामों से रिलेटेड, इस डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड कोई एतराज, कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर मैं जर्नल पे आता हूं। यहां तक बताएं, कोई बात पूछनी है? अच्छा, ये सारा कुछ बताने का मकसद बेटे एक तो रिकैप है, दूसरा ये है कि अगर आपको कहीं थोड़े बहुत इख्तलाफ हैं तो अभी क्लियर करें ना। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इख्तलाफ नोटेड, वो मैं आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज बताते हुए कर लूंगा कवर। और कोई नाम बड़ा अच्छा लग रहा हो आपको जहां मैंने ना लिखा हो, या और डेबिट क्रेडिट पे कोई एतराज? अच्छा, जिनको तो ये बात अच्छी तरह याद है वो तो ठीक है कि पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, जिनको भूल गया हुआ है तो वो ना अभी जब तक मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग रिवाइज करवा रहा हूं, उन्होंने ये याद रखना है कि गुड्स का खरीदना परचेजेस है, इन्वेंट्री नहीं, ठीक है, बस परचेजेस। बाकी मैं इन्वेंट्री का चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा ना, तब आपको मैं पीरियोडिक और परपेचुअल इनका जिक्र दोबारा करूंगा। अकाउंटिंग जबान की जिंदगी का मकसद यह है कि हर साल अकाउंटेंट ने बॉस को रिपोर्ट बना के देनी है, उसने सारा का सारा बिजनेस के बारे में हर साल रिपोर्ट देनी है। अब ये सारा कुछ वो जबानी याद तो नहीं करेगा, तो पूरा सिस्टम है जिसमें एक चीज होती है जर्नल, फिर इसके बाद एक चीज होती है लेजर, फिर उसके बाद एक चीज होती है ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद कहीं जाकर वो जो साहब जी को रिपोर्ट देनी है वो आती है। ये पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में अगर टाइमिंग की बात करें तो ये दोनों काम ये पूरा साल चलते रहते हैं, और ये दोनों काम साल के एंड पे होते हैं। टाइमिंग के हिसाब से कुछ ऐसा है, इस पूरे सिस्टम के अंदर ये दोनों काम पूरा साल चल रहे होते हैं, ये काम साल के एंड पे होते हैं। इन सबकी जिंदगी का मकसद है, स्टार्ट करते हैं बात जर्नल से। जर्नल में होती है रिकॉर्डिंग। इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो दरवाजा है इन होने का, वो जर्नल है। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के अंदर आएगी वो यहीं से आएगी, तो पहला काम होता है जर्नल। इससे करते हैं बात शुरू। अच्छा, अब ना असल में जर्नल तकरीबन ना होने के बराबर है। अब बिजनेस जितने भी हैं वो इतने चक्रों में नहीं पड़ते, अब तो कंप्यूटर्स और ये सब चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों को चूंकि अकाउंटिंग की बेसिक्स मजबूत करवानी होती है, इसलिए बस ये कॉन्सेप्ट है जर्नल का, वरना असल में तो नहीं होता जर्नल, अब तो होता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को हाँ ये बताया जा रहा है। तो जर्नल जो है ना वो एक रजिस्टर होता है, जैसे पेज तो नहीं लूज गिरने वाला है? नहीं, मतलब पेज तो नहीं गिर जाएगा, ये पूछ रहा हूं। अब ये एक रजिस्टर है, ठीक है, जैसे बच्चा है ना स्कूल में नया साल शुरू किया, नई कॉपी खरीदी, नए सिरे से रजिस्टर शुरू, तो जर्नल एक रजिस्टर है जिसका हर पेज एक जैसा है। ये पेज खत्म हुआ, यहां लिखना शुरू कर दिया, और उस पेज पे अगर सिंपल सिंपल भी बात करें तो ये आखिर में दो कॉलम्स रुपीस के, जिनमें से लेफ्ट वाले को डेबिट और राइट वाले को क्रेडिट,
फिर यहां पर अंग्रेजियों के अंदर जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट है वो लिख रहे हैं, फिर यहां सबसे पहला कॉलम डेट का। तो इस फॉर्मेट का हर पेज है। काम क्या है जर्नल का? इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, तरतीब से लिखते जा रहे हैं। पूरे साल के लिए इस जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, एंट्री लिखते जा रहे हैं। एक एंट्री हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जगह खत्म हो गई, अगला पेज। सिंपली इस पे डेट के हिसाब से ट्रांजैक्शंस बस लिखते जा रहे होते हैं। और ट्रांजैक्शन लिखने का तरीका एंट्री। तो जर्नल के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है एंट्रीज की शक्ल में। असल में तो उसकी फॉर्मल शक्ल जो भी है, आपने ना इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं करवानी इस बात को। आपके लिए इवन कि आप ये हेडिंग भी बेशक ना दें, आपको एग्जाम में अगर एंट्रीज करनी पड़ती हैं, लाइनें भी लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो मैंने पीछे भी शक्ल बनाई थी वो एनफ है। पहले डेबिट वाले को लिखें, फिर थोड़ा सा आगे खिसका के क्रेडिट वाले को लिखें, फिर बेशक डेबिट क्रेडिट की हेडिंग भी ना दें, डेबिट वाले की अमाउंट थोड़ा सा पहले करके लिखें, क्रेडिट वाले की अमाउंट थोड़ा सा आगे करके लिखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी है, कोई स्केल रख के लाइनें लगाने की जरूरत नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेनी। तो ये एक एंट्री होती है। इसके लिखने पे कोई एतराज करिए, आपने इसको ज्यादा आगे कर दिया, इसकी डायरेक्शन ऐसे करें, एंगल ठीक नहीं है, इस पे कोई एतराज? बस मुनासिब सी ये शक्ल है। और इस रजिस्टर के अंदर बस तरतीब से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं और पूरा साल ये चलता रहता है। उस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन के साथ क्या सलूक करते हैं लेजर में, ये बाद में बताऊंगा। अभी एक काम ये करते हैं कि मैं आपको ना कुछ ट्रांजैक्शंस लिखवाता हूं, ऐसी बेसिक बेसिक रिवीजन के लिए, और उनकी एंट्रीज करते हैं आप। ट्रांजैक्शंस लिखवाने लगा हूं कुछ। बल्कि चलें, बस मैं सुबह वाले सेक्शन में जितनी पढ़ा सका था, बस चलें, बस छुट्टी ऐश करें। कल मैं आपको ट्रांजैक्शंस बताऊंगा, उनकी एंट्रीज करेंगे, फिर वहां से मैं लेजर पे लेके जाऊंगा, फिर सीडी और फिर आगे फाइल। चलें ठीक है, बस काफी छुट्टी।